अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब इस वक्त जो बाहर का मौसम है, आज का जो शो है, आज हम स्टार्टिंग में ही मौसम के हवाले से बात करेंगे क्योंकि सुबह सवेरे ही मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो चुकी थी। कल से ही पेशन गोई की जा रही थी कि बारिशों का जो एक नया स्पेल है वो बरसने वाला है। कल भी इम्कानात थे लेकिन थोड़े इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे थे, लेकिन आज सुबह सवेरे से ही बादल गरज चमक के साथ बरसना शुरू हो चुके हैं। और इस वक्त बाहर की जो सूरत हाल है जनाब, वो तो ना ही पूछें कि हम ऑफिस कैसे पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमने पहुँचना था, आप लोगों से बात करनी थी, मुख्तलिफ मसलों का हल निकालना था, तो इसलिए हम लोग सब ऑफिस पहुँचे हैं। और इस वक्त जो हमें देख भी रहे हैं उनको भी पता चल रहा होगा कि इस वक्त गली में और इवन दो के बहुत से ऐसे घर हैं, नशेबी इलाके हैं, जिनके घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो चुका है। और बताया ये जा रहा है कि 44 साला जो रिकॉर्ड है आज वो बारिश का टूट चुका है कि इतनी ज़्यादा बारिश आज बरसी है। और वैसे भी ये दिन भर जो यही रहने वाला है मौसम की सूरत हाल, लेकिन हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि बाहर जाने से बेफजूल बाहर जाने से जो है ना, आप थोड़ा सा गुरेज करें आज के दिन, क्योंकि और दूसरा ये कि बच्चों को ख़ास तौर पर बाहर ना निकालें। बेशक उन्होंने नहाना है या कोई भी एक्टिविटी करनी है इस मौसम में या बारिश के वक्त बाहर ना निकालें। अगर निकालना भी है तो अपनी सर्विलेंस के साथ निकालें। नंगी तारों से जो है आपने बच कर रहना है। और ख़ास तौर पर ऐसी इमारतें, मखदूश इमारतें जिनके गिरने का ख़तरा है, उनसे भी आपने थोड़ा सा एहतियात बरतनी है। और वो लोग जो ऐसी इमारतों में, मखदूश इमारतों में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं, अगर हो सकता है तो आप अपना रेजिडेंस कुछ दिन के लिए, जब तक ये मॉनसून का मौसम चल रहा है, कहीं और देख ले अगर पॉसिबल है। आई नो कि इस महंगाई के दौर में पॉसिबल नहीं है कि आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाएं, किराए पर रहें या किसी इवन दो के अपने रिश्तेदार के घर भी रहे, लेकिन अगर हो सकता है तो ज़रूर करें। वैसे तो ये जो ज़िम्मेदारी है ये हुकूमत वक्त की बनती है कि वो एक अल्टरनेट जो है वो उन लोगों को दे, वो अपने घरों को छोड़कर वहाँ पर जाएं, उनके घर की तामीर और मुरम्मत दोबारा से की जाए, जिनको मखदूश इमारतें ख़ास तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि जान है तो जहान है, जान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अगर आप अपनी जान का ख्याल रखेंगे तो बाकी ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजर सकती है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ ओलंपिक्स के से बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें ओलंपिक्स के ऊपर है। जहां दुनिया भर में पेरिस ओलंपिक्स की मुकाबलों का चर्चा है और नित नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में से महज चंद लोगों ने वहां अपनी शिरकत को मुमकिन बनाया है। और ये एथलीट नौजवान मुल्क और कौम का नाम रोशन करने के लिए जिन मुश्किलात से गुजरते हैं ना, उनको आम लोग ना कभी समझते हैं और ना ही जान पाते हैं। पहले तो पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट्स ने शिरकत की है और उसके बाद खिलाड़ियों की मायूस कुन परफॉर्मेंस ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, जबकि इसके मुकाबले में हमसाया ममालिक से कसीर तादाद में वहाँ पर एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेटर्स को ही तमाम आसाइशें और सहूलियात मिलनी चाहिए? सवाल ये भी बनता है। दूसरा ये कि पिछले दिनों एक पाकिस्तानी स्विमर अहमद दुरानी पेरिस ओलंपिक्स के मुकाबले में आखिरी नंबर पर आए, तो उनको हर तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया, जो कि बड़ा ही काबिल अफसोस अमल है कि हमें बहसियत कौम ऐसा रवैया कतई नहीं जचता है। आखिर क्या वजह है कि हम लोग अपने एक हीरो को ओलंपिक्स तक पहुंचने पर मुबारकबाद देने के बजाय उल्टा उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टा उसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 7 लोगों का पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत करना बहुत से सवालात को जन्म देता है। आखिर पाकिस्तान में लोग अपने ख्वाबों को क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं? ये तमाम तर तफसीलात हमने जाननी है। और ख़ास तौर पर जो एथलीट्स के बारे में
कि जो एथलीट्स वहाँ पर शिरकत कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और क्यों नहीं सिर्फ बाकी 12 करोड़ आबादी जो हमारी है और उसमें से सिर्फ 7 लोगों ने ही क्यों शिरकत की, बाकी लोगों को क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिली, और हमारी जो हुकूमत वक्त है वो इस हवाले से क्या सहूलियात दे रही है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जो कि स्पोर्ट्स की बीट करते हैं उसामा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन द शो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? पहुंच गए हैं आराम से हम तो बड़े मुश्किल से पहुंचे हैं ऑफिस में, आप पहुंच गए आराम से। ये भी ओलंपिक्स की तरह ये भी ओलंपिक्स की तरह स्टोरी थी हमारी। और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ, लेकिन खैर ये तो चलता रहता है, मौसम है और मानसून चल रहा है, तो ये तो चीज़ें साथ साथ चल रही है, और काम तो काम है, काम तो हमने करना है, बेशक ऐसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा अब ये पेरिस ओलंपिक्स पे बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए भी, चले बेशक 7 लोगों ने क्यों ना शिरकत की हो, लेकिन पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे कर रहे हैं 7 लोग। कौन कौन सी कैटेगरी में गए हैं और इस वक्त किसने परफॉर्मेंस दी और कैसी परफॉर्मेंस रही है? बिल्कुल, पाकिस्तान के 7 एथलीट हैं जो पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत कर रहे हैं। उनमें से 4 एथलीट्स के मुकाबले हो चुके हैं, जबकि 3 के रहते हैं। स्विमिंग में, शूटिंग में, जेवलिन थ्रो में, और स्प्रिंटर, ये 3-4 कैटेगरीज हैं जिनमें पाकिस्तान नुमाइंदगी कर रहे हैं। स्विमिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान के 2 स्विमर थे, और अहमद दुरानी जिस तरह आपने भी जिक्र किया, उन्होंने 25वीं पोजीशन ली 25 खिलाड़ियों में से। 25 खिलाड़ियों में आखिरी जो पोजीशन थी वो अहमद ने ली, ठीक है। लेकिन सवाल फिर वही है कि नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं? पूरे 4 साल आप ओलंपिक्स को डिस्कस ही नहीं करते, ना हुकूमत उनको सपोर्ट करती है, ना रिसोर्सेज होते हैं, बजट नहीं होता। तो इवन आपके जो इस वक्त गोल्ड मेडल की उम्मीद है वो अरशद नदीम है जेवलिन थ्रो में। हाँ जी, बिल्कुल। उनका 6 अगस्त को मुकाबला है। अगर मैं आपको बताऊं कि अरशद नदीम को क्या सहूलियात मिली हैं और किस तरह वो स्पोर्ट्स बोर्ड में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो यकीनन आप हैरान होंगे। उन्हें उनके पास जेवलिन नहीं था, जेवलिन के बगैर प्रैक्टिस कर रहे थे। जेवलिन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे और हुकूमत उनको पैसे नहीं दे रही थी, ना स्पोर्ट्स बोर्ड दे रहा था। फिर तकरीबन 2 महीने पहले जो नए मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स, उन्होंने स्पोर्ट्स बोर्ड ने उनको जेवलिन जो है वो स्पॉन्सर किया, वो भी मीडिया पे इश्यूज होने के बाद। अच्छा, मतलब मीडिया ने पहले ये इशू हाईलाइट किया, उसके बाद उनको जेवलिन लेकर दिया। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी है उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इदारे इसलिए बनाए जाते हैं ना, फंड्स इसलिए इनको दिए जाते हैं। कॉमनवेल्थ में उन्होंने पाकिस्तान के लिए पहले ही गोल्ड मेडल लिया हुआ है, फिर 1-2 और भी उन्होंने मेडल लिए हुए हैं, लेकिन उनकी ये सूरत हाल है, तो बाकी तो आप छोड़ दें। और वो इस उनके 6 अगस्त को मुकाबले हैं। अच्छा। कल 2 अगस्त को पाकिस्तान की फायका रियाज का मुकाबला है जो स्प्रिंटर हैं, और फिर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर हैं, 4 अगस्त को उनका शूटिंग में मुकाबला है। ये 3 एथलीट हैं पाकिस्तान के, जिनके अभी तक मुकाबले शेड्यूल हैं। 4 एथलीट्स के ऑलरेडी हो चुके हैं, अब 3 एथलीट्स के रह गए। लेकिन जो 4 एथलीट्स के मुकाबले हो चुके हैं वो कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी नहीं दिखा सके, और वो अपनी दौड़ से बाहर हो चुके हैं। कशमाला तलत ने मुकाबला किया शूटिंग में, वो भी नाकाम हुई। कुलफाम जोसेफ शूटिंग में थे, वो भी नाकाम हुए, और इसी तरह कशमाला तलत थी, और स्विमर थे अहमद दुरानी, वो भी नाकाम हुए। लेकिन सवाल फिर ये कि 4 साल ना तो हम ओलंपिक्स को डिस्कस करते हैं, ना कोई सहूलियात प्रोवाइड करते हैं, तो फिर हमसे गोल्ड मेडल की तवक्को कैसे की जा सकती है? हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि फिल फॉर क्या इकदाम उठाने चाहिए हमारी हुकूमत को, चले इन एथलीट्स के लिए, ओवरऑल एथलीट्स को बकअप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज़ आगे अब यही चीज़ें चल रही हैं। हम जितना स्पोर्ट्स में होंगे, हर जिस भी एथलीट को मैं यहाँ बुलाती हूँ, उनसे बात करती हूँ ना, वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो फोकस है इस वक्त हुकूमत का वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स के ऊपर है, वो है क्रिकेट। इसके अलावा भी हमारी इतनी अच्छी स्पोर्ट्स हैं जिसमें टैलेंट हमारा इतना अच्छा है, जो कि काम कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आ रहा है, लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं है। इसकी क्या वजह है? हुकूमती संजीदगी का हिसाब इस बात से लगाएं कि पाकिस्तान का जो 7 रुकनी एथलीट का दस्ता गया है, उसके साथ 11 रुकनी ऑफिशियल्स हैं। 11 ऑफिशियल्स हैं, 7 खिलाड़ी हैं। वाह वाह, क्या बात है। 7 एथलीट हैं, और इसमें से जो हमारे IPC के मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, वो ओपनिंग पे गए थे, वो इसमें शामिल नहीं है। अच्छा। उनके साथ जो लाव लश्कर गया था वो अलग है।
अच्छा, वो अलग है? वो अलग है, जो ओपनिंग पे गए थे, और 11 रुकनी हमारे ऑफिशियल्स हैं जो 7 खिलाड़ियों को लेके गए हुए हैं। वाह वाह वाह। और होना तो ये चाहिए था, 11 खिलाड़ी होने चाहिए थे, 7 ऑफिशियल्स होने 11 भी देखिए, 25 करोड़ की आबादी में आपको लगता है कि 11 खिलाड़ी होने चाहिए? आपके हमसाए में इंडिया के है ना हमारे लिए, इंडिया के 107 एथलीट इसमें शिरकत कर रहे हैं। 107 एथलीट हैं पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया से, और इस वक्त वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ अब देखें, यूक्रेन जंग ज़्यादा इलाका है। हाँ जी। 140 एथलीट हैं यूक्रेन के। अच्छा। और पैलेस्टाइन से 8 हैं। पैलेस्टाइन हमारे से भी ज़्यादा। देखिए, जहाँ पर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, जंग लगी हुई है, हालात ख़राब हैं, वहाँ पर ये सिचुएशन है स्पोर्ट्स के हवाले से। तो पाकिस्तान अब इतना बड़ा मुल्क है, इतनी आबादी है, ये मसला नहीं कि यहाँ पर टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान ने 10 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में आज तक, उसमें से 8 मेडल हॉकी में जीते हैं। अच्छा, और मुसलसल तीसरा ओलंपिक्स है जिसमें हॉकी क्वालिफाई नहीं कर सकी। क्या वजूहात हैं? हालांकि ये हमारा नेशनल गेम है, नेशनल गेम है, और बाकी गेम की ये सूरत हाल है, चेक बाकी नेशनल चीज़ों की तरह ये नेशनल गेम भी डाउनफॉल के शिकार है। लेकिन 1992 में पाकिस्तान ने आखिरी मेडल जीता था। 32 साल हो गए हमने ओलंपिक्स में। 1992 में जीता था, ओह माय गॉड, और अभी तक हम एक भी मेडल नहीं जीत पाए हैं। 32 साल हो गए हमारे पास एक मेडल नहीं है। और अगर मैं आपको बजट की बात करूं तो इस मरतबा जो स्पोर्ट्स का बजट है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ज़्यादातर जो कानून है वो सूबों के पास है, ज़्यादातर अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान में टोटल जो है वो 33.7 बिलियन रुपीज़ जो है वो स्पोर्ट्स के लिए। अच्छा। अगर इसमें सूबों की बात की जाए तो पंजाब ने सबसे ज़्यादा 13.7 बिलियन रुपीज़ हैं, बलोचिस्तान के 5 अरब रुपए हैं, इसी तरह सिंध के जो हैं वो 6.7 हैं, और KPK में भी 8 समथिंग है। तो ये हिसाब लगा लें आप। लेकिन टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। और आपने बात की है कि पाकिस्तान का सारा स्पोर्ट्स क्रिकेट में है, सारे उसकी वजह इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इंडिपेंडेंट है। अच्छा। इंडिपेंडेंट इदारा है, और उसमें स्पॉन्सरशिप है। आपकी जितनी भी लीग्स होती हैं, जितने भी बड़े मैचेस होते हैं, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप आती है। हाँ जी, अब आपके बाकी स्पोर्ट्स में, हॉकी में क्यों नहीं प्राइवेट स्पॉन्सरशिप? क्योंकि रिजल्ट नहीं है। क्रिकेट में फिर भी कभी ना कभी आप कोई मैच जीत जाते हैं। आपको नहीं लगता उसामा कि अगर हमारे बाकी टैलेंट को, बाकी स्पोर्ट्स के टैलेंट को अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, अच्छी वाली हाई स्टैंडर्ड की जो ट्रेनिंग्स हैं वो प्रोवाइड की जाए, तो वो भी एक्सेल कर सकते हैं अपने अपने स्पोर्ट्स के अंदर, और वो भी रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं? डेफिनेटली, अगर रिसोर्सेज देंगे खिलाड़ियों को, फैसिलिटेशन करेंगे उनको, तो वो रिजल्ट तो बिल्कुल देंगे। अब अगर पेरिस ओलंपिक्स की बात की जाए, पाकिस्तान के जो 7 एथलीट उसमें शिरकत कर रहे हैं, अगर इनके एक्सपेंसेस की मैं बात करूं तो जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है ना, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है, और जो वाइल्ड कार्ड पे है, जिस तरह ये हमारी स्प्रिंटर फाइका रियाज है, वो वाइल्ड कार्ड पे है। अच्छा। उन्होंने बराह रास्त क्वालिफाई नहीं किया, तो उनको पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने किया हुआ है। अच्छा। लेकिन जहाँ तक उनकी ट्रेनिंग की बात है, मैं खुद फाइका रियाज से मिला, मैंने उनसे पूछा कि आपकी ट्रेनिंग, उस पर हमने एक स्टोरी की थी। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें जो यहाँ का पंजाब का स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, वहाँ की एक्सेस नहीं है, जिम की एक्सेस नहीं है वहाँ की। जी, मतलब जो इन्हीं एथलीट्स के लिए बनाए जाते हैं। डायरेक्टर जनरल से अप्रूवल लेना पड़ता है अगर आपने जिम भी ज्वाइन करना है। अगर आपने स्विमिंग में, तो जहाँ पे आपकी जो ओलंपिक्स में जो आपके टॉप खिलाड़ी हैं बेशक 7 हैं, लेकिन आप उनकी ट्रेनिंग का हाल देख लें। मतलब ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए हैं बड़े आलीशान से, इतने अरबों रुपए लगा के, और उसमें एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे एक्सेस है ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे सेक्रेटरी साहिबान को, वो आते हैं शाम को जिम वगैरह करते हैं, आप लाओ लश्कर के साथ स्विमिंग करें वगैरह। लेकिन आपके जो एथलीट हैं वहाँ पर उनकी एक्सेस बहुत कम है, उन्हें अप्रूवल लेना पड़ती है डायरेक्टर जनरल से। अच्छा। मैंने आपको अरशद नदीम की बात बताई कि उसके पास जैवलिन ही नहीं है। उन्होंने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और पेरिस ओलंपिक्स में वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद है। अगर कोई गोल्ड मेडल आ सकता है तो वो उम्मीद है कि अरशद नदीम कुछ परफॉर्म करेंगे। तो उनके पास जैवलिन नहीं था, फिर मीडिया पे इशू हाईलाइट हुआ, वहाँ तक फिर उन्हें स्पोर्ट्स बोर्ड ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने फिर उन्हें जैवलिन जो है वो स्पॉन्सर किया, वो भी एक एहसान के तौर पर कि हम आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्पॉन्सर तो बाकी बात की बात है ना, गवर्नमेंट इसमें पैसा नहीं लगाती। गवर्नमेंट पैसा, अब अगर पैसा जो आता है वो कहाँ जाता है? कोई ऑडिट निज़ाम नहीं है आपके स्पोर्ट्स बोर्ड का, कोई ऑडिट निज़ाम नहीं है आपकी हॉकी फेडरेशन का। अच्छा। कोई ऑडिट निज़ाम नहीं है आपके पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का।
जितना बजट आता है, जितना बजट आता है वो कहाँ जाता है, कौन ले जाता है, खिलाड़ियों पे कितने पैसे लगे, ट्रेनिंग सेंटर कितने नए बने, कितने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने, कुछ भी नहीं बना। हमारे सामने है कि जिस भी हम लोग एथलीट्स को यहाँ बुलाते हैं, आप लोगों के सामने ही है, और वो यही शिकवा करते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है कि हम पाकिस्तान के लिए काम कर सकते हैं, उसका नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन हमें सहूलियात नहीं दी जाती है, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, हमारे पास जो टूल्स है, जो बाकी चीज़ें स्पोर्ट्स की होती हैं वो नहीं है, और हम किस तरह हाई स्टैंडर्ड्स के यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कर सकते हैं। तो ये हमारा लम्हा फ़िक्रिया है कि 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें से सिर्फ 7 एथलीट जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जाके शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जो कि 4 साल बाद आती है और हमें कुछ भी पता नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देते, हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा और आगे नहीं बढ़ा है। तो हमारे साथ उसामा मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और हम पेरिस ओलंपिक्स पे बात कर रहे थे कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, और जिस तरह की भी परफॉर्मेंस है हमें फिर भी अपने एथलीट्स को बकअप करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब हम कुछ बात कर लेते हैं हमारे चेहरे के हवाले से और ख़ास तौर पर स्किन के हवाले से। हम सब लोग चाहते हैं कि जनाब हम हमेशा हमारा जो चेहरा है या हमारी जो जिल्द है वो अच्छी नज़र आए, हशाश बशाश हो, फ्रेशनेस हो हमारे चेहरे के ऊपर। और इसी चीज़ के लिए बहुत से जो लोग हैं वो काफ़ी कोशिशें करते रहते हैं और अपनी स्किन का ख्याल बहुत ज़्यादा रखते हैं, जो कि मेरे ख्याल से रखना भी चाहिए। तरह तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल लोगों के यहाँ आम होता जा रहा है, क्योंकि तमाम लोग, और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो वो अपनी स्किन के बारे में पहले से ज़्यादा मोहतात हो चुकी हैं। लेकिन इस साफ़ सुथरी और ख़ूबसूरत स्किन के रास्ते में एक रुकावट खड़ी हो जाती है, जिसको हम छाइयाँ कहते हैं, और इसको हाइपर पिगमेंटेशन भी कहा जाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारे स्किन पर नमूदार होने वाली छाइयों की मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, डिफरेंट रीज़न्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहले जो आती है वो है हमारी ये जो हम लोग सूरज की रोशनी होती है, सन एक्सपोजर। दूसरा हार्मोनल चेंजिंग्स होती हैं। दैन हमारी जिल्द की सोजिश भी इसमें शामिल होती है। स्किन और स्किन के ऊपर जलन होना या ख़ारिश होना, इससे भी ये मसला पैदा हो सकता है। दूसरा ये कि मेलानिन की कमी या फिर ज़्यादती की वजह से हमारे स्किन पर ये जो डार्क स्पॉट्स हैं ये पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोका जा सकता है। तो आज हमने ख़ास करके इसके ऊपर बात करनी है कि हम किस तरह अपनी स्किन को तरोताज़ा बना सकते हैं, और ख़ास तौर पर अपनी जो हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत सी ख़वातीन को आपने देखा होगा कि उनके फेस पर डिफरेंट पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं डार्क ब्राउन कलर के, और वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क होता जाता है। उनके इस साइड पर ये दोनों चीक्स के ऊपर पड़ना शुरू हो जाते हैं, माउथ के अराउंड उनकी हाइपर पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाती है। डिफरेंट रीज़न्स उसके हमें बताते हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं जो यहाँ पर भी आती हैं। आज भी हमने इसी वाले से बात करनी है कि हम किस तरह इस हाइपर पिगमेंटेशन से जान छुड़वा सकते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि अगर एक दफ़ा आपको ये पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाए तो ये जाते हुए बहुत टाइम लेती है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स आपको कराने पड़ते हैं, डिफरेंट क्रीम्स, डिफरेंट चीज़ों का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। और अगर आप किसी से कंसल्ट किए बगैर मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन के ऊपर, और ख़ास तौर पर ये जो आजकल क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, नाइट क्रीम्स का इस्तेमाल, यहाँ पर स्किन को गोरा करने के हवाले से जो क्रीम्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी कॉज़ है जिसकी वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है या आपको छाइयाँ पड़ सकती हैं। बहुत सी ख़वातीन को या बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो क्रीम लगाती हैं या ख़ुद को गोरा करने के हवाले से जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है उसको करने के लिए, अपने आप को गोरा, अपनी स्किन को गोरा करने के लिए क्रीम्स का इस्तेमाल करती हैं, तब तो वो बड़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी जो स्किन है उसकी जो
ऊपर वाली लेयर है वो पतली होती जाती है, और वो पतली होती जा रही है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डॉक्टर ताहिरा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है और एस्थेटिशियन फिजिशियन है। तो इस पर बात कर लेते हैं उनसे, हाइपर पिगमेंटेशन होती क्या है, इसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है, और कौन कौन सी कॉजेज़ हैं जो इसको मज़ीद बढ़ाती हैं। तो डॉक्टर ताहिरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर ताहिरा, सबसे पहले तो बताइए कि ये हाइपर पिगमेंटेशन की कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं? हाइपर पिगमेंटेशन की बहुत सारी कॉजेज़ हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि हाइपर पिगमेंटेशन है क्या चीज़। बेसिकली एक मेलानिन है, पिगमेंट है, जो नेचुरली हमारी जो है वो बॉडी में मौजूद होता है, जो हमारे हेयर्स को, आइज़ को और जो हमारा बॉडी कलर है उसको जो है वो पिगमेंट जो है वो उसमें प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इसको ट्रिगर कर लेते हैं। अब उन फैक्टर्स को अगर हम रूल आउट करने में चलें तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हमारा सन एक्सपोजर। ठीक है। बहुत ज़्यादा जो लोग सन एक्सपोजर में होते हैं उनकी हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। इसके अलावा दूसरे अगर फीमेल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हार्मोनल इश्यूज उनके हो सकते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में आपने देखा होगा पेशेंट्स को या जो फीमेल्स हैं उनको बटरफ्लाई जो है वो रैशेस बननी शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से अगर टीनेज गर्ल्स की बात करें तो जो बहुत ज़्यादा सैलून्स का जिनका एक्सपोजर होता है, जो ब्लीच पॉलिशर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, या जो फार्मूला स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फार्मूला क्रीम्स आजकल आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बहुत इन है, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंट कॉजेज़ है जो आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। तो इसके एस्थेटिक प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं? एस्थेटिकली हम इसको फिर डील करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ साल पहले देखें तो जब हाइपर पिगमेंटेशन होती थी तो ज़्यादातर लोग होम रेमेडीज़ की तरफ चले जाते थे, या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास या स्किन एक्सपर्ट पे वो विज़िट करते थे, तो वो उनको टॉपिकल या उनको ऑइंटमेंट्स वगैरह जो है वो दे देते थे कि जो अप्लाई करने से जो है काफ़ी हद तक उनकी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती थी। अच्छा। लेकिन चूँकि आजकल क्या है, हमारी डाइट का भी बहुत सारा इशू है, इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी की चीज़ें उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही होती है, तो उस तरह से हाइपर पिगमेंटेशन नहीं जाती। तो अब उसके लिए जो है एडवांस टेक्नोलॉजीज़ कह लें कि अब नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स आ गए हैं। लोग जो है वो टॉपिकल की बजाय जो है वो प्रोसीजर्स की तरफ चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि ये ज़्यादा जल्दी आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को ख़त्म कर सकता है। जो मेजर डिफरेंस है पहले और अब में, कि जब आप कोई ऑइंटमेंट या कोई टॉपिकल क्रीम्स वगैरह या कोई सीरम्स आप यूज़ करते हैं तो उससे आपकी पिगमेंटेशन कम होती है, लेकिन परमानेंटली रिमूव नहीं होती। ठीक है। अगर आप परमानेंट उसका रिमूवल चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हमारा जल्दी इसके रिजल्ट्स आ जाए, तो फिर ऑफ कोर्स एस्थेटिक प्रोसीजर्स अवेलेबल है। अच्छा। उसमें आप वो प्रोसीजर्स लेके अपनी इस चीज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं कोट करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी सालों साल पिगमेंटेशन है वो समझते हैं कि शायद ये ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो हम एक दो दफ़ा करवाएंगे हमारी पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ओके। ये हर चीज़ को कोरिलेट करेगा। आपके हार्मोन्स का भी जो है वो बैलेंस होना ज़रूरी है। आपका सन एक्सपोजर से अवॉइडेंस पे आपने ज़रूर रहना है अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट हैं। और अगर आपका बहुत ज़्यादा बाहर एक्सपोजर है तो फिर आपने क्या क्या प्रोटेक्टिव मेजरमेंट्स हैं जिनको आप लेके आप चीज़ों को आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, वो कहती हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन की भी टाइप्स हैं। अब एक हाइपर पिगमेंटेशन या छाइयाँ आपको तब भी पड़ सकती हैं जब आप आयरन की डेफिशिएंसी आपके अंदर हो, और अगर वो वाली छाइयाँ अगर आपको पड़ गई हैं तो समझे कि वो सारी ज़िंदगी जाएगी, वो उनको ट्रीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है विद एस्थेटिक प्रोसीजर्स भी। अच्छा मुनीबा, यहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी कि जब भी आप किसी डॉक्टर को, जब भी आप स्किन कंसल्टेंट को, डर्मेटोलॉजिस्ट को चूज़ करें, तो हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं उसमें सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है हम उसके हार्मोनल प्रोफाइल, उसकी मेडिकल हिस्ट्री को लेते हुए हम उसकी ज़रूर करवाते हैं। हमें उसकी कॉज का पता होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है मेरे फेस पे फ्रैकल्स हैं, तो आप डायरेक्ट उसका ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाओगे। अच्छा, पहले टेस्ट कराएंगे। यस, ठीक है। आपने उसका जैसे CBC करवा लें, HB करवा लें, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका आयरन लेवल जो है वो ठीक है या नहीं है। अगर आयरन लेवल कम है तो फिर तो आपको एक आप उसमें जो है उसमें
आयरन थेरेपी दें या ऐसे सप्लीमेंट्स खाएं जो आपका वो पूरा हो जाएगा, आपकी वो चीज़ कवर हो सकती है, रादर देन फिर आप उसको बहुत ज़्यादा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर या लेजर्स पे लेके जाएं और वो ज़्यादा एडवर्स कंडीशन में साइड पर चला जाए। अच्छा, ये तो चले प्रोसीजर्स की तरफ चले जाते हैं ना, अब कुछ जिनकी बहुत मिनिमम सी होती हैं, ये जो अभी बन रही होती है छाइयाँ, उनके लिए घर पे किस तरह की रेमेडीज़ लोग कर सकते हैं या फिर ऐसे कौन से स्किन प्रोडक्ट्स लगा सकती हैं गर्ल्स कि वो उधर ही रुक रहे हैं या फेड आउट होना शुरू हो रहा है? अच्छा, इसमें ये है कि जैसे आपको पता भी है या जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी अभी तो सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस आपको दे दी है कि आपको नेट पे इजीली ईच एंड एवरीथिंग आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी देख सकते हो। तो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है तो उसके लिए एक तो ये है कि आप अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाएं। अच्छा। उसके साथ अगर फॉर एग्जांपल आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जा रहे अभी या नहीं लेना चाह रहे, तो घर में क्या चीज़ें आप कर सकते हैं उसके लिए अपने जो फूड है, आपका जो डाइट है, उसमें लैक्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें। लैक्टिक एसिड जैसे मिल्क में है। अच्छा। ये वो लाइटनिंग एजेंट्स हैं जो आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को, स्पॉट्स को और फ्रैकल्स को फेड करता है। आप उसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा आप फ्रूट्स ऐसे ले लें जिसमें जो है सिट्रस है, आप उसको यूज़ करें, वो एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को और आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके आपके स्पॉट्स को फेड कर सकता है। इसके अलावा फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है वो आप सैलेड्स का यूज़ करेंगे। साथ में फिर अगर आप अपनी कोई इस तरह की डे रूटीन या नाइट रूटीन बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं। मार्केट्स में अच्छे एक्सफोलिएटर्स अवेलेबल हैं, आप उसको ले सकती हैं। अच्छा सन ब्लॉक आप ले सकती हैं। इसके अलावा सीरम्स में अगर आप जाएं तो विटामिन सी सीरम यूज़ कर सकती है। यस, रेटिनॉल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसको आप घर में, अगर आप एस्थेटिक प्रोसीजर्स की तरफ तो नहीं जाना चाहती हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। अपनी रूटीन को जो है ना वो खास तौर पर स्किन केयर रूटीन को या डाइटरी हैबिट्स को चेंज करके बेहतर करके आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि फार्मूला क्रीम्स मत यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है तो उसके अकॉर्डिंग आप सीरम्स का भी चूज़ करें, उसका भी करें। और ख़ास तौर पर अगर एक दफ़ा आप कंसल्ट कर लें डॉक्टर से, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर साबित होता है कि वो बीमारी को बढ़ने से आपको रोक देते हैं और आपको बता देते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। हमारे साथ डॉक्टर ताहिरा मौजूद थी। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आईं और इस हवाले से ख़ास तौर पर पिगमेंटेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम के हवाले से और ख़ास तौर पर शहर लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं कि जनाब सुबह से बारिश बरसना शुरू हुई भी है, मुसलसल बारिश होती जा रही है। और जिस तरह मैंने सुबह भी आपको बताया कि 44 साल जो रिकॉर्ड है वो आज टूट चुका है बारिश के हवाले से। तो क्या सूरत हाल है? दूसरा ये कि वासा की कारकर्दगी क्या है इस वक्त, बारिशी पानी का क्या निकास हो चुका है और सूरत हाल पूरे शहर की क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। जैन, बताइएगा क्या सूरत हाल इस वक्त बाहर है, निकासी आपका अमल शुरू हो चुका है? देखिए, लाहौर की बड़ी पेशरफ्त ये है कि शहर लाहौर में होने वाली 350 मिलीमीटर बारिश के बाद लाहौर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की तरफ से वासा हेड ऑफिस का दौरा किया गया और वहां पर बारिश की सूरत हाल को देखा गया और मजीद जो बारिशें हैं उसकी प्रेडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए लाहौर में ये एक अरसे बाद जो रेन इमरजेंसी है उसको नाफिज कर दिया गया है, जिसमें लोगों को ये हिदायत जारी कर दी गई है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। और इसके साथ साथ जो हिदायतनामा है वो भी जारी किया गया है कि गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज करें। जबकि इस बारिशी पानी के निकास के लिए जो मजीद प्लान है वो किया जा रहा है। अब तक की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 44 बरसों से मुआवजा किया जाए तो लाहौर में आज एयरपोर्ट के इलाके में होने वाली जो 350 मिलीमीटर बारिश है उसने गुज़िश्ता 44 सालों का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। जबकि लाहौर के 1 दर्जन से ज़ायद इलाके हैं जहां पर अभी तक 200 मिलीमीटर से ज़ायद जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। एयरपोर्ट के बाद इलाका है निस्तर टाउन का। ये निस्तर टाउन के इलाके में टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, कच्चा जेल रोड, जनरल हॉस्पिटल, अयूब रोड,
टुंगी अमरसदू और ये मुल्हिका इलाके आते हैं। यहाँ पर ये सेकंड जो सबसे ज्यादा जहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की गई है ये वो इलाका है जहाँ पर अब तक 282 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। और ये 282 मिलीमीटर बारिश के बाद ये बिस्तर टाउन और इसकी जो मुल्हिका आबादियां हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और इन इलाकों का जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है, यहाँ पर जहाँ भी नजर दौड़ाई जाए बारिशी पानी ही नजर आ रहा है। इसके अलावा लक्ष्मी चौक का इलाका है, वहाँ पर भी 200 से ज्यादा मिलीमीटर बारिश है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। मुगलपुरा और ताजपुरा के इलाकों में बिल तरतीब 220 और ठीक है जी, बारिश से सड़कें जो है वो नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि कहाँ कहाँ पर कितने बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जैन बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ खाने पीने के हवाले से बात कर लेते हैं। जनाब, जब भी हम बाहर से ख़ास तौर पर खाना खाते हैं ना, तो एक चीज़ ज़रूर हमें परेशान करती है कि बाहर के खानों में पता नहीं सफाई का भी ख्याल रखा गया होगा या नहीं रखा गया होगा, पता नहीं हाइजीन का ख्याल रखा गया होगा कि नहीं रखा गया होगा। और ये मसला सिर्फ छोटे या बड़े होटल्स का नहीं है, बल्कि गली मोहल्लों में जो ठेले वाले हैं, चिप्स लगाने वाले हैं, दही भल्ले पकोड़े समोसे बेचने वालों का भी है, जिनसे बच्चे बड़े हम सभी कुछ ना कुछ लेकर खा रहे होते हैं। और आजकल का जो मौसम हुआ है, इतना हसीन मौसम होता है कि बाहर जाते जब निकलते हैं तो दिल करता है कि कहीं ना कहीं से खड़े होकर ये चीज़ें हम खा लें। तो उनकी हाइजीन का मसला हमारे लिए हमेशा परेशानी का बाइस रहता है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये आसान नहीं है कि इन सब का रोज़गार बंद कर दिया जाए। इन्होंने भी अपने लिए रोज़गार कमाना है, मगर ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। इस बात पर खामोशी की वजह से हम बच्चों की और अपनी सेहत पर भी समझौता करते हैं। लाहौर में बिलखसूस अंदरून के खानों की बात करें तो वहाँ ये मसला सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। चाहे कहीं निहारी खाने चले जाएँ या फिर आप रेशमी कबाब या फिर सिरी पाए, हमें ये तसल्ली नहीं होती है कि हाइजीन का ख्याल रखा गया या नहीं रखा गया, या खाना बनाते वक्त उस जगह के माहौल को साफ़ भी रखा गया होगा या नहीं रखा गया होगा। दूसरा, ये गोश्त ताज़ा भी मिल रहा है, हमें शहर लाहौर में नहीं मिल रहा। दूसरी बड़ी चीज़ मिल्क के हवाले से, जो दूध हमारे घरों में आता है वो हमें किस तरह का मिल रहा है, वो भी सही है या नहीं है, उसमें कितनी मिलावट की गई है। मतलब जितनी भी हम घर में अशिया खा रहे होते हैं ना, सबसे पहले जब हम उसको देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर आती है कि ये इसमें कोई चीज़ मिलावट तो नहीं है, ये वाकई ओरिजिनल हमारे पास आई है, ऑर्गेनिक हमारे पास आई है कि नहीं आई है। तो ये खदशा हमें लगा ही रहता है कि कोई भी चीज़ हम खा लें। तो इस पर आज हम बात करेंगे कि किस तरह इन स्ट्रीट वेंडर्स को, टक शॉप्स को और बाकी चीज़ों को कैटर किया जाता है, इसकी जो कह लें कि सफाई का ख्याल किस तरह रखा जाता है, या क्या SOPs बनाए गए हैं हमारे फूड अथॉरिटी में, जो पंजाब हुकूमत की अथॉरिटी है जो कि ख़ासतौर पर खाने पीने के हवाले से काम करती है। तो इस पर बात करने के लिए DG फूड आसिम जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आसिम साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू मैम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आसिम साहब, जिस तरह मैंने बात की है कि ये मौसम ऐसा है कि जब भी बारिश होती है या हल्का सा मौसम खुशगवार होता है तो सारे बच्चे बड़े सबका दिल करता है कि बाहर से कुछ आ जाए, पकौड़े समोसे दही भल्ले इस तरह की कोई चीज़ आ जाए तो हम लोग खा लेंगे। बंदों को ऑफिस से निकलते हैं ना तो रास्ते में इस तरह के ठेले नज़र आते हैं तो उसका दिल ललचाता है हमारा कि हम कोई ना कोई चीज़ ज़रूर खा लें। लेकिन फिर बाद में हमें लगता है कि यार पता नहीं इन्होंने हाइजीन का ख्याल रखा होगा कि नहीं रखा गया होगा। आप लोगों ने भी एक इनिशिएटिव लिया था कि इन वेंडर्स को ख़ास तौर पर ट्रेनिंग दी जाए और किट्स पहनाई जाएँ, कैप्स पहनाई जाएँ, ग्लव्स पहनाए जाएँ, तो क्या बना उसका? मैडम, ये बहुत ही आपका जो है ना रेलेवेंट क्वेश्चन है। इस तरह से कि बाहर से खाना जो है वो ज़ाहिर है मौसम के हवाले से भी अदरवाइज़ भी हम लोग बाहर से खाने को पसंद किया जाता है। एक तफरी के तौर पर खाना जो है बाहर से हम उसके लिए जाते हैं। मैडम, इसमें 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी कर भी रही है। और एक तो हमने ईट सेफ कैंपेन स्टार्ट की थी जिसका मकसद यही था कि ये ठेले वाले जो खाने हैं, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, इनके खाने को के मयार को बेहतर किया जाए। और उसके लिए हमने स्पेशल लाइसेंस की कैटेगरी जो है वो मुतारिफ़ करवाई थी, उनकी ट्रेनिंग्स करवाई थी और नंबर ऑफ़ इंस्पेक्शंस को भी हमने इंक्रीज़ किया था। अच्छा। इसकी वजह से कुछ ना कुछ बेहतरी जो है वो आई है।
इस साल अगर और पिछले साल के हम डेटा का मुआजना करें तो फूड पॉइजनिंग के केसेस हमारे पास कम रिपोर्ट हुए हैं। इसकी मतलब ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम्स विजिलेंट हैं। इस साल के लिए भी हमने 3 लाख लोगों की ट्रेनिंग जो है उसका, जो कि फूड हैंडलर्स हैं, उसका टारगेट रखा हुआ है। 3 लाख लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग का टारगेट रखा हुआ है। ट्रेनिंग और मेडिकल स्क्रीनिंग जो है, जो कि फूड को हैंडल कर रहे हैं, उनकी इंतहाई ज़रूरी है कि उनको अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनको कोई हेपेटाइटिस का या टाइफाइड वगैरह का इशू है तो उसकी वजह से भी जब वो उन हाथों से खाना बन के आता है तो कोई जो है ना गैस्ट्रो का या कोई फूड पॉइजनिंग का इशू हो सकता है। तो दूसरा ये है कि अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, उनको पता होगा कि उन्होंने PPEs पहनने हैं, उन्होंने पर्सनल हाइजीन का और फूड हाइजीन का, कुकिंग के हवाले से अच्छी प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना है, तो लाजमन वो जो खाना बन के आएगा वो बेहतर होगा। तो ये कहाँ पर दी जा रही है, ये जो ट्रेनिंग्स है, ये किन लोगों को दी जा रही है और ख़ासतौर पर किन वेंडर्स को दी जा रही है? जो लोग जिनके ऑलरेडी शॉप्स हैं उनको दी जा रही है, जिन्होंने उस शॉप को छोड़ के तो कहीं नहीं जाना है, और ये जो गली मोहल्लों में हमें नज़र आ रहे होते हैं, रेडी बान होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनको फिर किस तरह ट्रेनिंग्स दी जाएगी? मैडम तीन हमारे ट्रेनिंग के जो है वो हमने 3 तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है। एक तो यह कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रेनिंग के स्कूल्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनको टारगेट है कि आपके पास इतने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, आपने हर महीने इतने लोगों की जो है ना वो ट्रेनिंग्स करवानी है। तो वो ट्रेनिंग जो है वो स्कूल के अंदर, जो ट्रेनिंग स्कूल्स हमारे लाहौर में भी हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वहाँ पे करवाई जाती है। दूसरा ये है कि हमने ट्रेनिंग ऑनलाइन का भी कॉन्सेप्ट जो है वो शुरू किया है। उसमें बड़े आसान से मॉड्यूल्स बने हुए हैं, उसमें भी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो की जा सकती है। तीसरा ये है कि ट्रेनिंग ऑन साइट, क्योंकि बहुत से ऐसे फूड हैंडलर्स होते हैं कि वो अपनी जगह को छोड़ के नहीं क्योंकि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा होता है, तो उसके लिए हमने ऑन साइट जो क्लस्टर्स में ट्रेनिंग है, फॉर एग्ज़ाम्पल के बरकत मार्केट एक क्लस्टर, तो वहाँ पे टीम जाएंगी और जाके उनको जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद होंगे उनकी ट्रेनिंग करवा देंगी। तो ये तीनों जो है वो तीनों तरह से हम जो है वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, और जब 3 लाख लोग इंशाल्लाह इस फाइनेंशियल ईयर में ट्रेंड होंगे तो इंशाल्लाह उनकी वजह से चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन फिर हमें पता कैसे चलेगा आसिम साहब कि अच्छा ये बंदा है या ये शॉप वाला है या पूरी एक मार्केट है, इनको ट्रेन किया हुआ है हमारे फूड अथॉरिटी की तरफ से? किस तरह हमें एक बंदा, मतलब मैं जाती हूँ अगर एक फूड शॉप पर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फुल ट्रेन बंदा है? कोई ऐसी चीज़ें, इंडिकेटर्स तो आप लोगों ने रखे होंगे, या इस तरह शॉप को कोई 5 स्टार्स या इस तरह के दिए हों जो पता चले आने वाले को? मैं उसके अंदर ये चीज़ है कि जब हम उनको लाइसेंस, स्पेशल लाइसेंस जारी करेंगे और साथ ही ट्रेनिंग का भी जो है वो एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे, तो वो उसको डिस्प्ले किया करेंगे। अच्छा। अपनी जो है वो शॉप के या फूड पॉइंट के बाहर या इवन फूड कार्ट के बाहर ही जो है ना वो रख लिया करेंगे। तो उससे बेसिकली जो है ना एक वो खुद भी, उनको भी इंसेंटिव है कि लोग भी अट्रैक्ट होंगे कि ये ऐसे लोग हैं कि जो ट्रेंड हैं और इनसे खाना जो है ना वो कंपैरेटिवली जो है वो बेहतर है। हाइजीनिक प्रैक्टिसेस इन्होंने जो है ना वो खाने की मतलब कुकिंग में जो है ना वो अडॉप्ट की हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह का जो एक सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाएगा और वो उन्होंने डिस्प्ले करना है, ये लाजमी होना चाहिए, बिकॉज बाकी हम अगर देखा जाए तो बाकी मार्केट्स में ऐसा नहीं होता है। खैर, अब थोड़ा सा गोश्त के वाले से बात कर लें कि गोश्त का भी आजकल मसला बहुत ज़्यादा हुआ है शहर लाहौर में, फिर दूध का भी है, स्टेप बाय स्टेप इस पे आते हैं। गोश्त के वाले से बताइए कि लाहौर शहर में गोश्त की जो दुकानें हैं उसके वाले से जो सफाई का ख्याल है या चेक एंड बैलेंस है वो किस तरह रखा जाता है, और जो फूड अथॉरिटी का विजिट है वो कितने अरसे बाद होता है हर दुकान के ऊपर? मैडम, गोश्त के हवाले से CM साहबा की हिदायत के मुताबिक हमने मीट सेफ्टी यूनिट जो है उसका आगाज़ किया। अच्छा। और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी जो है ना वो पिक्चर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ कि पिछले साल मार्च से लेकर जुलाई तक, अच्छा, जो गोश्त डिस्कार्ड किया गया वो जो कि मुज़रे सेहत था वो 46,000 kg से थोड़ा सा ज़्यादा था। इस वक्त इस साल जो हमने इसी अरसे में गोश्त डिस्कार्ड किया है वो 2,61,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। मीनिंग देयर बाय कि हम तकरीबन 5 टाइम्स 5 गुना गोश्त को डिस्कार्ड कर चुके हैं।
इसके पीछे पूरी एक जो है वो मेहनत है टीम्स की, जो है वो एक बुचर शॉप्स पे जाके, इसी तरह से जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पे जाके, और इवन जब हम दूध के लिए सुबह नाकाजात लगाते हैं तो वहीं पे गोश्त की भी जो गाड़ियाँ आ रही होती हैं उनको भी चेक कर रहे होते हैं, जो चिकन बर्ड्स आ रहे होते हैं उनको भी चेक कर रहे होते हैं। और एक में बहुत अच्छी जजमेंट बक्कर में सीनियर सिविल जज ने 2-3 दिन पहले की, मैं उसका भी तज़किरा करना चाहूँगा। बक्कर में ये हुआ कि दिसंबर की 23 तारीख को वहाँ पे हमने 300 किलोग्राम जो कि मुर्दा जानवर का गोश्त था उसको पकड़ा। अच्छा। अर्ली मॉर्निंग रेड करके उसको पकड़ा गया, जो कि जो है ना रिपोर्टेडली DI खान को वो दाजल चेक पोस्ट से जा रहा था, तो उसको हमने इंटरसेप्ट करके उस गाड़ी को पकड़ा। उससे पीछे भी हमने जो है ना, उसके बाद उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो तकरीबन 19 लाख जुर्माना और 7 साल से ज़्यादा जो है वो सज़ा जो है ना जज साहब ने, जो है फाजिल जज साहब ने उसमें दी है। अब ये एक ऐसा इंसिडेंट है कि इस तरह के हम कई 100 FIRs करते हैं, लेकिन होता क्या है कि फौरी तौर पर बेल हो जाती है, सज़ा नहीं मिलती। अगर ये सज़ा जो है वो कोर्ट्स की तरफ से मिलना शुरू हो जाए तो जो अडल्ट्रेशन का, देखें जो मुर्दा जानवर का गोश्त दे रहा है वो कितना जुल्म कर रहा है सोसाइटी के ऊपर, और उसको ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी तरीके से जो DG फूड आसिम जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आसिम साहब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए, और यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सावन के हवाले से बात कर लेते हैं। मानसून का मौसम, जिसको सावन का मौसम भी कहा जाता है, जो कि आधे से ज़्यादा गुजर चुका है और बारिशों का ये सिलसिला हमारे सामने ही मौजूद है। और बरसात के इस मौसम में हर जगह आपको ताज़ा हरी भरी घास देखने को मिलती है, और इसकी वजह ये है कि जो सीज़न है पाकिस्तानी मौसमों के लिहाज से पौधों की अफजाइश के लिए बहुत ही आइडियल सीज़न इसको समझा जाता है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मौसम रखने वाले ममालिक में मॉनसून और बहार के मौसम में पौधे लगाने ये सबसे ज़्यादा मुफीद साबित होता है जब आप इस मौसम में पौधे लगाते हैं। दूसरा ये क्योंकि इस मौसम में बारिशों की वजह से जो नरम ज़मीन है उसमें पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा पनपने का मौका मिलता है, उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। तो आज हम शजरकारी के हवाले से बात करेंगे, और ख़ास तौर पर इस हवाले से भी कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो इस हवाले से या हमारे माहौल के हवाले से क्या एक अहम रोल, वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं, और हम उन्हें क्या प्रोवाइड करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर शजरकारी नहीं होगी, कंक्रीट का जंगल बना रहेगा हमारा शहर या हमारा मुल्क, तो जो माहौलियाती आलूदगी है, क्लाइमेट चेंज है, ये इसी तरह जो मसला है ये बनता जाएगा, बल्कि वर्सन होता जाएगा डे बाय डे। तो इसके हवाले से आज हम बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जलील अहमद साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं PHA हॉर्टिकल्चर के। आपको वेलकम कहते हैं जलील साहब। और उसके साथ डॉक्टर आयशा फैसल ने भी हमें आज ज्वाइन किया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ज्योग्राफी की। आयशा, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो सबसे पहले तो जलील साहब आप ही से बात करना चाहें, क्योंकि आप डायरेक्टर हैं हॉर्टिकल्चर PHA के। तो शजरकारी के हवाले से, जैसे मैंने बात की है कि माहौलियाती आलूदगी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जिसके नरगे में इस वक्त मौजूद है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक तो डेवलपिंग कंट्री है, दूसरा माहौलियाती आलूदगी में भी सबसे पहले आता है हमारा शहर लाहौर, फर्स्ट नंबर पर आता है। और आजकल भी जो इसका इंडेक्स था बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, शजरकारी करना कितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बनता जा रहा है, और जो PHA है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसमें क्या इकदाम ले रहा है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें जैसे आपने खुद जिक्र किया पहले अभी कि पाकिस्तान और लाहौर ख़ास तौर पे जो है वो दुनिया के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में हमेशा नंबर 1 नंबर 2 पे होता है। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उसकी बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं जिनको हम फौरी तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे गाड़ियाँ हैं, जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो बन चुकी हैं। उसका सिर्फ एक वाहिद मिटिगेशन, सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे जल्दी जो हम उसमें अडॉप्ट कर सकते हैं वो शजरकारी। बिल्कुल। अब उस सिलसिले में हम लोग PHA वाले डिफरेंट ख़ास तौर पे मॉनसून में और बहार में, फरवरी मार्च में और ये जुलाई अगस्त में अपने टारगेट्स सेट करते हैं।
कि हमने इस सीज़न में इतने लाख प्लांट्स लगाने हैं। बस जैसे हमारा इस सीज़न में जो टारगेट सेलेक्ट किया गया है, हमने खुद सेट किया है, वो 10 लाख प्लांट्स का है। यानी 10 लाख प्लांट इन 2 महीनों में लाहौर में लगाने हैं। अच्छा। और उसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें जो हमारे यहाँ पे लाहौर में खाली जगह पड़ी होती हैं, जैसे पार्कों में जगह हैं, ग्रीन बेल्टों में जगह हैं, वो गैप फिलिंग भी हो जाती है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि इस सीज़न जैसे आपने जिक्र किया पहले कि ये जो मौसम होता है ये बहुत सूटेबल मौसम होता है। इसमें पानी वाफिर मिक़दार में मिल जाता है, ज़मीन नरम होती है, और पानी की जो जड़ें हैं, पानी कह रहा हूँ, दरख्तों की जो जड़ें जो हैं वो इस वक्त अपनी रूट्स में वाटर रिटेंशन कर लेती हैं, जो कि उसके बाद में काम आती रहती हैं पानी। और दूसरी चीज़, इस मौसम में आपने देखा होगा बहुत सारे अर्थवर्म्स जो है ना वो भी नजर आते हैं। सुबह ही हमारे बारिश के पानी में इतने ज्यादा अर्थवर्म्स थे। अर्थवर्म्स जो है ना ये एक नेचुरल रेमेडी है। अच्छा। इसका जो फायदा है वो ये है कि आपकी ज़मीन में ज़रख़ेज़ी करते हैं। हम लोग उनको मुंह पर मार देते हैं, लेकिन उनको हमेशा जो है ना हमेशा उनका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में और जो ज़मीन में न्यूट्रिएंट्स हैं वो पैदा करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। तो मैं समझता हूँ कि पौधे लगाने से लाहौर में इस टाइम सबसे जो आसान और जल्दी जो हल है मिटिगेशन ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए, वो पौधे लगाना या शजरकारी मुहिम को फ़रोग देना है। अच्छा, मैं डॉक्टर आयशा आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपका जॉनरा ही बड़ा अच्छा है, जोग्राफिया, जिसमें सारी चीज़ें ही आ जाती है हमारे उसमें, ये वाली प्लांटेशन के हवाले से, शजरकारी के हवाले से, माहौलियाती निज़ाम के हवाले से सब कुछ आ जाता है। आप ख़ास तौर पे माहौलियाती निज़ाम को टारगेट कर रही हैं, प्लांटेशन को, शजरकारी को टारगेट कर रही है, तो क्या देखा है अभी तक आपने? अगर लाहौर के बारे में बात करें तो इसका क्या फीडबैक आया है या आपका एनालिसिस क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया मुनीबा। आजकल के दौर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिस तरह से हम पाकिस्तान को एक वल्नरेबल कंट्री के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, और उसमें अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो कुछ अरसे में ही अगर हम अपने चाइल्डहुड से लेकर आज तक के एरा में देखें तो हम लोगों ने बहुत सी चेंजेस देखी हैं। हम लोग वो जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने शायद गलियों में खेलना भी देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ, और आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन में तकरीबन हर गली में हमें दरख्त नज़र आते थे। और जैसे ही हम लोगों ने लाहौर को अर्बनाइज्ड करने का फ़ैसला किया, इंडस्ट्रियलाइज्ड करने का फ़ैसला किया, तो हमने सबसे पहले उन दरख्तों को ख़त्म करना शुरू किया। बिल्कुल। इसका फ़ायदा ये हुआ कि एक तरफ तो हमारा लाहौर शहर बहुत अर्बन हो गया, लेकिन दूसरी तरफ हमें बहुत बड़ा लॉस जो नज़र आया वो दरख्तों का ना होना था। अब जो एक दरख्त है उसको अगर हम देखें तो वो इटसेल्फ एक इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें बहुत से जानदार, जैसा कि सर ने अभी आप लोगों को मेंशन किया कि बहुत सी बायोडाइवर्सिटी उस एक दरख्त के इर्द गिर्द है। उसमें प्लांट्स भी है, उसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नज़र आते हैं, और उसमें बहुत से ऐसे जानदार नज़र आते हैं जो कि नेस्टिंग करने के लिए, ख़ास तौर पे बर्ड्स जो है वो उन दरख्तों पे अपना हैबिटेट जो है वो रह रहे होते हैं। तो मसला ये हुआ कि जब हम लोगों ने दरख्त ही काटना शुरू कर दिए, और दरख्तों की जो अफादियत है उससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। उसके जो फ़ायदे हैं वो चाहे आपकी हवा को साफ़ करने के हैं, बारिश को मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, आपकी बायोडाइवर्सिटी के एक निज़ाम को मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उन चीज़ों से लिंक होती है जिसको हम आजकल दुनिया में शोर मचा रहे हैं कि हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। अच्छा। हमने शहरों को कैसे वायबल बनाना है। हालांकि हैं वो सब अर्बन सेंटर्स हैं, तो अर्बन सेंटर का मतलब है कि वहाँ पे आपको मॉडर्न फैसिलिटीज़ हर तरह से नज़र आएँ, लेकिन आपने एनवायरनमेंट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन हमने तो कर लिया है डॉक्टर आयशा। अब हमने कर लिया है तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो हम लोगों ने इतनी जल्दी रेकलेसली अपने वेजिटेशन को ख़त्म किया, चाहे वो कमर्शलाइजेशन करके, चाहे हम लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स को डेवलप करके, तो अब उसकी रिप्लेसमेंट में आपको उससे कहीं ज़्यादा दरख्त उगाने हैं। अच्छा, अब वो दरख्त आप दो तरह से कर सकते हैं, चाहे हम इंडोर कर रहे हैं चाहे हम आउटडोर कर रहे हैं। लेकिन किस तरह के दरख्त हमें लगाने चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, हमें अपनी सॉइल की क्वालिटी को देखते हुए कि हमारे यहाँ पर नेटिव प्लांट्स कौन से थे। ये ना हो कि हम नेटिव प्लांट्स की जगह पे कोई ऐसे एक्सोटिक प्लांट्स लेकर आते जाएं जिनका हमें फ़ायदा भी ना हो, बल्कि हमें उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे। हाँ।
तो मसला ये है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शहर लाहौर की क्लाइमेट को देखते हुए, ख़ास तौर पे जैसे आपको पता है हमारी पंजाब की जो क्लाइमेट है वो सूटेबल है हमारे शीशम के दरख्तों के लिए, नीम के दरख्तों के लिए, कीकर के दरख्तों के लिए। आप लोग को गोल्डन शावर एक ट्री का नाम पता होगा, अमलतास जिसको हम कहते हैं। तो वो प्लांट्स जो कि हमारे यहाँ पर जल्दी ग्रो भी हो, जिस पे हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो शेड भी दें, वो हमारे बर्ड्स की नेस्टिंग के लिए भी काम आए, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को हमारे नेटिव दरख्त हैं जो कि हमारी क्लाइमेट को, हमारे रीजन को सूट करते हैं। तो वो सारे प्लांट्स जो है वो हमें ग्रो करने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये बड़ा रेयर हमें नजर आ रहे होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर सफ़ेदा नजर आ रहा होता है, उसको हमने बड़ा ज़्यादा कर दिया। पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1960s में। अच्छा, उस वक्त पाकिस्तान में एक मसला था बहुत ज़्यादा, इसको सेम और थोर आम जुबान में वाटर लॉगिंग भी कहते हैं उसको। उस वक्त पानी पाकिस्तान में एक्सेस था, दरियाओं में पानी था, ज़मीन के नीचे पानी काफ़ी था। तो ये बाकायदा एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत उन्होंने सफ़ेदा जो कि पानी को एब्जॉर्ब करता है बहुत ज़्यादा, वो इंट्रोड्यूस करवाया। और वो फिर उसके बाद बाकायदा अमेरिका से वो लाया गया और पाकिस्तान में लगाया गया इस काम के लिए, लेकिन वो ऐसा हमारे गले पड़ा कि आज तक हम उसको खत्म ही नहीं हो पा रहा, हर जगह सफेदी नजर आ रहा है। और हम लोगों को अब काफ़ी पॉलिसीज बनी हैं जिसमें सफ़ेदे को अब डिस्करेज किया जाता है। तो सफ़ेदा अब हम कमर्शियली और हमारी नर्सरीज में नहीं उगाया जाता। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे ट्रीज़ जैसे मैडम बता रही थी, अमलतास है और ये अशोका है और एलिस्टोनिया है, नीम है, बकैन है, किकर है, ये हम वो ट्रीज़ अपने ग्रीन बेल्टों में भी, अपनी पार्कों में भी वही ट्रीज़ लगा रहे हैं जो हमारे लोकल यहाँ के ट्रीज़ हैं। लेकिन जलील साहब, हमारे यहाँ पे लाहौर में इतनी जगह है कि अब हम शजरकारी कर सके, क्योंकि अगर ओवरव्यू देखें ना तो सारा का सारा बिल्डिंग्स और कंक्रीट का जंगल, मतलब हर जगह डेवलपमेंट हुई हुई है, कहीं पे भी मुझे जगह नहीं नजर आती है। इसमें मेरा एक लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि पाकिस्तान में जो लास्ट सेंसस जो मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक लाहौर में ख़ास तौर पे सिर्फ 40 लाख घर हैं। अच्छा। और अगर हम ये बेहतर समझें कि अगर हर घर की छत पे हम रूफ टॉप गार्डनिंग कुछ कर लें, क्योंकि आजकल रूफ टॉप गार्डनिंग का बड़ा कंसेप्ट है। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फ्रांस में एक ऐसा रूफ टॉप गार्डन बनाया गया है बिल्डिंग्स को कवर करके, जो करीब करीब बिल्डिंग्स थी, जिसका रकबा जो है वो 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। अब उसमें वो क्या करते हैं, उसमें वो उगाते हैं सब्जियां। ठीक है। अब अगर हम लोग तमाम अपने रूफ टॉप गार्डन्स को कवर करें तो आपका सब्जे के साथ साथ आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे। जी। ये इन्फ्लेशन के दौर में और इस महंगाई के दौर में आपको घर की सब्जी ताज़ा मिल जाएगी, सस्ती मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ कि मैडम आप जिस पहले बता रही थी कि लाहौर में तो रहेगी नहीं जगह, लाहौर में पानी भी नहीं है लगाने के लिए सब्जियों को। जो भी हम सब्जियां खा रहे हैं वो सब गंदे नाले से लगे हुए पानी, बिल्कुल ऐसे सीवरेज के पानी से बनी हुई है। तो आप साफ सुथरी सब्जियां बनाएं घर में, खुद तैयार करें और उनको फ्रेश सब्जियां खाएं, बच्चों को खिलाएं ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। यही तो अलमिया है कि हम कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं ले रहे हैं। अथॉरिटीज़ बनी हुई है, सब कुछ इदारे बने हुए हैं, लेकिन हम तक अच्छी चीज़ें फिर भी नहीं पहुंच रही है, फिर भी हम मिलावट वाली चीज़ें खाने पर मजबूर हैं। तो आयशा, आप इस हवाले से क्या फिर सजेस्ट करेंगी? रूफटॉप गार्डनिंग आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है, लेकिन हम इस तरफ भी नहीं जा रहे हैं। नहीं आ रहे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अवेयरनेस तो होती है और हम प्लांटेशन भी कर देते हैं, जैसे सर ने कहा कि हम इतने लाख हम टारगेट रखते हैं। मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स को जस्ट ग्रो ही नहीं करवाना, जस्ट उसको सो ही नहीं करवाना, उसकी मेंटेनेंस करवानी है सो दैट उसका अल्टीमेटली हमें फ़ायदा भी हासिल हो सके। उसके लिए बड़े अच्छे हमारे पास सोल्यूशन इस तरह से है कि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा अवेयर है। अगर हम उसको साथ में, यूथ को साथ में शामिल करें अपने इस कैंपेन में, जैसा कि आजकल प्लांटेशन कैंपेन ड्राइव्स आप लोग को नजर आ रही हैं, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी, स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी। और इसके अलावा ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ जो कि घरों में ख़वातीन की शक्ल में या यंग बच्चियों की शक्ल में जो घरों में, तो वो किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, रूफ टॉप को भी मेंटेन कर सकते हैं। मतलब एक सिंपल सा सोल्यूशन है। जैसे मैं अभी जिक्र कर रही थी पीछे सर के साथ भी कि जब मैं यॉर्क फेलोशिप में गई हूँ तो जो वहाँ पर एडिबल सीड्स हैं उसको जगह जगह पे ग्रो करने के लिए फेंक दिया जाता है।
सो दैट वो अल्टीमेटली आपके लिए एक फलदार दरख्त निकलता है, एक साया भी आपको मिल जाए और आपको फ्रूट भी मिल जाए, तो ये बड़ी अच्छी मतलब चीज है। उसके लिए आपको किसी जगह की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप जीटी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हाथों में पकड़ के लेकर जाए और वहां पे तो ये हो सकता है। जस्ट हमें बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि जब भी हम अपने साथ जाएं तो बच्चों को किस तरह से, जैसे हम घर में आजकल जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं, जामुन आ रहे हैं, मैंगो आ रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके ट्रीज ग्रो करने के लिए सकते हैं, क्योंकि इस माहौल में हमने भी रहना है, आपने भी रहना है, ये जो इदारों में काम कर रहे हैं उन्होंने भी रहना है, हुकूमत वालों ने भी रहना है, तो इसमें हमको खुद भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहिए अपने माहौल को बेहतर करने के हवाले से, शजरकारी के हवाले से। हमारे साथ जलील अहमद साहब मौजूद है। जलील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और डॉक्टर आयशा फैसल ने भी हमें ज्वाइन किया था। डॉक्टर आयशा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। इसी नोट पर हमें इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।